नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संस्थानम बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा आपको पता ही है कि यूपी पीसीएस और आरओ दोनों की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। आपको पता है यूपी पीसीएस की 7 और 8 दिसंबर, आरओ की वहीं पर 22 और 23 दिसंबर डेट आ चुकी है। और यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम 2 पालियों में होगा और आरओ का एग्ज़ाम 3 पालियों में होगा। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि नॉर्मलाइजेशन क्या है, जिसके ऊपर इतना हल्ला हो रहा है, इतना बवाल मच रहा है। क्या नॉर्मलाइजेशन वास्तव में? हम नॉर्मलाइजेशन के बारे में आज जानेंगे। नॉर्मलाइजेशन है क्या और नॉर्मलाइजेशन कैसे एक घातक बीमारी बन चुका है, ये क्यों इतना नुकसानदायक है कि स्टूडेंट्स इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। कोई तो रीजन होगा ही, मैं आपको वो भी बताऊंगा कि ज्यादा नंबर आने पर भी स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होगा और कम नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने परसेंटाइल को बेस बनाया है। मैं वो भी बताऊंगा। और अभी आज ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक बड़ा फैसला दिया है। क्या उस फैसले का प्रभाव इन एग्जाम्स पर पड़ेगा या क्या ये एग्जाम्स फिर से पोस्टपोन हो गए? आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप हर एक जानकारी को। सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्होंने जो यूपी पीसीएस के लिए जो अपना विज्ञप्ति निकाली है उसमें इन्होंने क्या बताया। इन्होंने बता दिया 7 व 8 दिसंबर 2024 को दो सत्रों में एग्जाम होगा, 9:30 से 11:30 और 2:30 से 4:30 बजे तक, यानी कि 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा। सबसे पहला तो ये हो गया, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी सही नहीं है। दूसरा, सेम इन्होंने यही विज्ञप्ति निकाली है आरओ के लिए 22 व 23 दिसंबर को। 22 दिसंबर को प्रथम पाली और 9 से 12, वहीं दूसरी पाली 2:30 से 5:30 बजे तक। फिर नेक्स्ट डे 23 दिसंबर को तीसरी पाली, यानी कि आरओ का एग्जाम 3 पालियों में बता दिया है। 3 पाली में पीसीएस का एग्जाम 2 पालियों में और आरओ का एग्जाम 3 पालियों में। अब ये किस तरह घातक है, अब मैं आपको बताऊंगा नॉर्मलाइजेशन होता क्या है और इन्होंने नॉर्मलाइजेशन के बारे में क्या फॉर्मूला दिया है। इनका फॉर्मूला है ये फॉर्मूला दिया है इन्होंने, जिसमें इन्होंने परसेंटाइल स्कोर लिया जाएगा। अब जब स्कोर आता था, जब एग्जाम होने के रिजल्ट के बाद जब प्री का रिजल्ट आता था, तो उसमें स्टूडेंट का जो रो स्कोर होता था, जो उसका रियल स्कोर आता था, वो दिखाया जाए। लेकिन अब वो नहीं दिखाया जाएगा, अब केवल उसकी परसेंटाइल दिखाई जाएगी। अब परसेंटाइल निकाली कैसे जाएगी, कैसे निकाली जाएगी उसका मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहां पे इन्होंने फॉर्मूला दिया है परसेंटाइल का, ठीक है। फिर ऊपर XIJ एक्चुअल मार्क्स रो स्कोर ऑफ ए कैंडिडेट, ठीक है। तीसरा NJ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपियरिंग शिफ्ट। मान लीजिए किसी एग्जाम में जैसे 5,76,000 स्टूडेंट्स हैं इस बार, लेकिन बैठते कितने हैं? वही 60 से 65%, वही 3 से 3.5 लाख के बीच में स्टूडेंट बैठेंगे। तो वे उनसे डिवाइड करना है, यानी कि जो जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, मान लो किसी का स्कोर, मान लीजिए मेरा स्कोर 120 नंबर आया, मान लीजिए मेरा स्कोर 120 नंबर आया। अब मेरे स्कोर से नीचे या मेरे स्कोर के बराबर, मेरे नंबर के जो 200 में से मार्क्स आए, मेरे स्कोर के नीचे या मेरे स्कोर के बराबर कितने स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स की ये संख्या होगी। और जिस शिफ्ट में एग्जाम हुआ है उस शिफ्ट में कितने स्टूडेंट्स बैठे, यानी कि कितने स्टूडेंट्स के लिए वहां पे जगह बनाई गई, नहीं, कितने स्टूडेंट्स बैठे। मान लो 2.5 लाख के लिए जगह बनाई, बैठे कितने वहां पे? 1.5 लाख। तो जितने बैठे वे यहां पे और मल्टीप्लाई 100। अब ये नुकसान कैसे है, अब देखिए हम मोटा मोटा लेके चलेंगे। मान लीजिए किसी स्टूडेंट के, कोई ए स्टूडेंट है, उसके 120 नंबर आए, मान लीजिए 120 नंबर आ गए। अब 120 नंबर से नीचे कितने स्टूडेंट हैं? मान लीजिए टोटल स्टूडेंट उस दिन बैठे, जो टोटल बैठे स्टूडेंट्स वे बैठे हैं मान लीजिए 1100, मान लीजिए 1100 स्टूडेंट बैठे। 120 नंबर से नीचे टोटल जो स्टूडेंट है वे है 770, वे टोटल स्टूडेंट्स है वे 770 है जो बैठे, मतलब जो कि जिनके मार्क्स आए 120 या उससे नीचे वे 770 है, और जो बैठे वे 1100 है। तो 770 डिवाइडेड बाई 1100 इंटू 100, तो कितना हो गया? ये आ गया आपका 70 परसेंटाइल आ गया। ये आपका, ये आ गया आपके 70 परसेंटाइल। नंबर कितने? 120, स्टूडेंट बैठे 1100, ठीक है।
अब मान लेते हैं दूसरी शिफ्ट आती है। अब दूसरी शिफ्ट आती है, देखिए मैं आपको ये भी बताऊंगा। अब मान लीजिए दूसरी शिफ्ट आई, दूसरी शिफ्ट के स्टूडेंट के भी सेम मार्क्स है, दूसरी शिफ्ट में जो स्टूडेंट है उसके भी सेम मार्क्स है, 120 ही है। लेकिन ये तो जरूरी नहीं है कि जिस दिन 1100 बैठे उस दिन 1100 बैठेंगे, या जिस दिन पहले दिन अगर 770 स्टूडेंट्स थे 120 से नीचे, क्या दूसरे दिन भी उतने? ये तो जरूरी नहीं है। मान लेते हैं कि उस दिन 660 स्टूडेंट थे और बैठे सेम, हम आयोग को ही लेके चलते, आयोग की बात को, सेम बैठ गए और इंटू 100, ये हो गया। परसेंटाइल कितनी आ गई? 60 परसेंटाइल। यानी कि सेम मार्क्स एक शिफ्ट में, सेम मार्क्स पे 70 परसेंटाइल, सेम मार्क्स पे दूसरी शिफ्ट में कितने? 60 परसेंटाइल। इसका सिलेक्शन हो गया, इसका सिलेक्शन हो गया और इसका बेचारे का सिलेक्शन नहीं हुआ। इसलिए यह घातक बीमारी है, इसलिए यह घातक बीमारी है। अब दूसरा एग्जाम्पल देके बताता हूं मैं, बहुत ही अच्छा। मान लीजिए एक स्टूडेंट के 110 नंबर है, 110 नंबर है एक स्टूडेंट के, ठीक है, और उससे नीचे स्टूडेंट मान लीजिए बैठ गए, कितने? ये लगा लीजिए आप 120 स्टूडेंट आ गए, 120 स्टूडेंट उससे नीचे थे, 110 से नीचे या 110 के बराबर। देख लीजिए एक शिफ्ट वाले के, ए स्टूडेंट के 110 है, ठीक है, और उस दिन टोटल स्टूडेंट बैठे 200 इंटू 100, कितने परसेंटाइल आ गई? 60 परसेंटाइल आ गई। सीधा सा हिसाब हो गया, 60 आ गई 110 वाले के, ठीक है। और मान लीजिए दूसरी शिफ्ट में किसी स्टूडेंट के 130 मार्क्स आ गए, 130 आ गए, ठीक है, और बैठ गए कितने? 250 इंटू 100, ठीक है, 5 2, कितना हो गया ये? 260 डिवाइडेड बाई 5, 5 पंजे 25 और ये हो गया 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, 52 हो गई। यानी कि जिसके मार्क्स ज्यादा थे, ये देखिए उसका तो सिलेक्शन नहीं, ये देखिए जिसके मार्क्स ज्यादा थे उसका सिलेक्शन नहीं, और जिसके मार्क्स कम है उसका सिलेक्शन। सिर्फ किस बात पे? कि एक शिफ्ट में स्टूडेंट ज्यादा थे, एक शिफ्ट में स्टूडेंट कम थे। आप किस बेसिस पर कह सकते हैं कि कौन सी शिफ्ट में स्टूडेंट ज्यादा आएंगे, कौन सी शिफ्ट में स्टूडेंट कम आएंगे? तो नॉर्मलाइजेशन कितनी घातक बीमारी है उन स्टूडेंट्स के लिए, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ने में वास्तव में मतलब अच्छे स्टूडेंट है बहुत ही ज्यादा, उनके लिए जिनके मार्क्स ज्यादा आ सकते हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो सकता, जिनके मार्क्स कम आ सकते हैं शायद उनका सिलेक्शन हो जाए। तो ये डिपेंड किस पे करता है? शिफ्ट में बैठे स्टूडेंट्स के ऊपर, या उस दिन कौन सी शिफ्ट में स्टूडेंट्स की अटेंडेंस ज्यादा थी। इसलिए नॉर्मलाइजेशन एक घातक बीमारी है जो स्टूडेंट्स को बिल्कुल खत्म कर देगी, इस बात को समझना होगा। आयोग ने बिना सोचे समझे इन ऐसे तर्क दे दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने, किसी न्यायालय ने ये कहा था, चंडीगढ़ में ये कहा था, पटना में ये कहा था। नहीं, आप ये तर्क देखिए कि इन शिफ्ट में अगर ऐसा होता है, ये तो यानी कि जो 7 तारीख की शिफ्ट होगी उसमें 1.5 लाख स्टूडेंट आ गए और 8 तारीख की शिफ्ट में आ गए 1,60,000 स्टूडेंट, क्या कर लेंगे? तो ये एक बहुत घातक बीमारी साबित होने वाली है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का आज का ही निर्णय क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने आज यह कहा कि सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता। यह सुप्रीम कोर्ट का अपने आप में एक बड़ा फैसला है, ठीक है, अपने आप में। अमर उजाला की न्यूज है ये आज की ही। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया, पीठ ने कहा कि चयन नियम मनमाने नहीं होने चाहिए, यह संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 24 के अगेंस्ट है, आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है, ये के अनुसार होने चाहिए। शीर्ष कोर्ट ने सर्वसम्मति से कहा कि पारदर्शिता और गैर भेदभाव सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया की पहचान होनी चाहिए। इसलिए स्टूडेंट्स अगेंस्ट है नॉर्मलाइजेशन के। हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप एग्जाम कब ले रहे हैं। आप एग्जाम 7-8 को लीजिए, आप 22 दिसंबर को लीजिए, जब आपको एग्जाम लेना है एग्जाम, आप कल एग्जाम ले लीजिए, लेकिन नॉर्मलाइजेशन 1% भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं की जाएगी। क्या गलती हो सकती है कि जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, पढ़े लिखे, उनका सिलेक्शन नहीं हो सकता,
किसी कारण से। अब ये तो है नहीं कि आयोग स्टूडेंट्स को घर से बुला बुला के लाएगा कि आज भी 1.5 लाख बैठेंगे और कल भी 1.5 लाख स्टूडेंट बैठेंगे। आपको पता है कि जो अटेंडेंस होती है वो 60 से 65% होती है, हर साल यही होता है, ठीक है। वही 3 से 3.5 लाख के बीच में स्टूडेंट बैठेंगे, लेकिन किस शिफ्ट में कितने बैठ जाएं, किस शिफ्ट में कितने बैठेंगे, कौन बताएगा? क्या आयोग को पता है कि इस शिफ्ट में ज्यादा बैठेंगे या इस शिफ्ट में कम बैठेंगे या दोनों शिफ्ट में बराबर ही बैठेंगे? नहीं पता है आयोग को। और दूसरी बात, आयोग किस बेस पर कह सकता है कि कौन सा जीएस का पेपर टफ है, कौन सा जीएस का पेपर इजी है? क्योंकि कोई स्टूडेंट ज्योग्राफी में अच्छा होता है, मान लीजिए पहली शिफ्ट में आ गया एग्जाम जिसमें ज्योग्राफी थोड़ी सी ठीक ठाक थी, हिस्ट्री ठीक ठाक थी, वहीं पर एनवायरमेंट इजी था, ये टफ थे, वहीं पर मॉडर्न हिस्ट्री इजी थी, पॉलिटी इजी थी, ठीक है। किस बेस पर कह सकते हैं कि कोई, हर स्टूडेंट सभी सब्जेक्ट में अच्छे नहीं होते, कोई इस ज्योग्राफी में अच्छा है, कोई पॉलिटी में अच्छा है। तो जीएस को आपकी कोई जीएस की टफनेस का और इजीनेस का कोई पैमाना नहीं होता मापने वाला। जीएस की कोई, इसका कोई, ये मैथ्स नहीं है, ये रीजनिंग नहीं है। तो इसलिए आप किस बेस पर जीएस के पेपर्स में आप नॉर्मलाइजेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों इन बातों का विशेष ध्यान रखिए। और हां, साथ साथ पढ़ते भी रहिए। मैं आपसे फिर से यही अनुरोध करूंगा कि आप साथ साथ पढ़ते रहिए। और आपको मैं एक जानकारी दे देता हूं, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर आइए। मेरा टेलीग्राम चैनल है @GS with गौरव सर 1, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। यहां पर आप जुड़िए, आपको मैं यहां पर सभी प्रकार की जानकारियां दूंगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, हर तरह की यूपीएससी की, बीपीएससी की, यूपीपीसीएस की सभी जानकारियां मैं आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से देता रहूंगा टाइम टू टाइम, ठीक है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, आप सभी से अनुरोध है कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।